नमस्ते। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपसे मौर्यकालीन कला में राज की कला पे चर्चा की थी। आज हम मौर्यकालीन कला के अंतर्गत लोक कला के ऊपर चर्चा करेंगे कि ए, नगरों में किस प्रकार या जनसाधारण किस प्रकार के अवशेषों में जनसाधारण के अवशेषों में किस प्रकार के कला के दर्शन हमको होते हैं। मौर्य काल में शांति और विकास का युग था और इस शांति और विकास के कारण लोक कला को भी काफ़ी बढ़ावा मिला और विभिन्न व्यक्तियों ने अपनी कला का प्रदर्शन इसमें किया, जनसाधारण ने। अब हम देखते हैं कि मृदभांड जो मिले हैं, मृण मूर्तियाँ मिले हैं, प्रस्तर की मूर्तियाँ मिली है, आभूषण मिले हैं, खिलौने मिले हैं, ये सब लोक कला के प्रतीक माने जाते हैं। और लोक कला के सबसे महत्वपूर्ण प्रमाण जो है वे मृदभांड हैं। मृदभांडों में सबसे जो प्रमुख मृदभांड मिले हैं गंगा घाटी में से लेकर कौशाम्बी तक जो लेख हमको इसमें मिले हैं, गंगा घाटी से कौशाम्बी तक ये मृदभांड पाए गए। इन मृदभांडों को NBPW यानी नॉर्थ ब्लैक पॉलिश्ड वेयर कहा गया। हिंदी में उत्तरी कृष्ण परिमार्जित भांड यानी उल्टी काली पॉलिश वाले मृदभांड कहलाते हैं। और इन मृदभांडों को उच्च वर्ग वाले व्यक्ति प्रयोग में लेते थे, लेकिन जो इनका निर्माण जो करता था वो कुम्हार जाति का था, जो निम्न वर्ग का व्यक्ति ही होता था। मृदभांड जो थे ये गहरे काले रंग से लेकर धातु की भांति इस्पाती नीले रंग की चमक लिए हुए थे, अर्थात इन पर गहरा काला रंग भी मिलता था और इस्पात जैसा नीला रंग भी मिलता था। ये पिसी हुई मिट्टी के बने हुए थे, एकदम चिकनी पिसी हुई बारीक मिट्टी के बने हुए थे। और इन मृदभांडों में रकाबी व छोटे कटोरे बनते थे। गंगा घाटी में ये बहुतायत में पाए गए। अनुमान है कि ये कौशाम्बी से पटना तक के प्रदेशों में ये मृदभांड पाए गए और यहाँ ही ये उत्पादन किए जाते रहे होंगे कौशाम्बी से पटना के बीच में, और कौशाम्बी से ये अन्य जगहों पर निर्यात भी किए गए हैं। ये पूर्णतः भारतीय तकनीक थी और भारतीय मृदभांड उत्पादन तकनीक की ये देन कहे जाते हैं। इसके अलावा सादे काले मृदभांड भी मिले हैं, धूसर या लाल रंग के मृदभांड भी पाए गए हैं, लेकिन कुछ मृदभांड साबुत पाए जाते हैं अवशेषों में और कुछ मृदभांड ठीकरों के अवशेष के रूप में पाए गए। पत्थर की यक्षिणियों की मूर्ति भी हमें मौर्य काल में पाई गई। ये महाकाय मूर्तियाँ बड़ी विशाल होती थी, जो 6 फीट तक की होती थी। ये महाकाय मूर्तियाँ मथुरा से पाटलिपुत्र, विदिशा से, सोपारा से कलिंग तक पाई गई है। पटना में दीदारगंज से प्राप्त यक्षी की मूर्ति 6 फीट ऊंची है। ये चामर धारण किए हुए हैं। इसी तरह परखम, मथुरा, सारनाथ, विदिशा, उड़ीसा के शिशुपालगढ़ से यक्षिणियों की मूर्ति पाई गई है। ये मूर्तियां बलुआ पत्थर से निर्मित हैं और इन पर चमकदार पॉलिश है। तो ये यक्षिणियों की मूर्ति जो है ये मौर्यकालीन कला के प्रतीक के रूप में हमें देखने को मिलती है। इसी तरह मौर्य काल में छल्ले व योनियों की मूर्ति मिली। रोपड़, पंजाब के रोपड़ से मौर्यकालीन पत्थर की चक्री रिंग स्टोन का भाग मिला है। इस चक्री पर अदिति नामक मातृ देवी की मूर्ति उत्कीर्ण है। ये जो चक्रियाँ मिली है या छल्ले मिले हैं
कुछ तो बहुत छोटी है और कुछ बहुत बड़ी है। इन विद्वानों ने इन छोटियों को तो चूड़ी माना और कुछ ने योनि पूजा के मूर्तियां माना है। रोमिलस थापर ने लिखा कि अशोक के स्तंभों को कभी कभी लिंग के रूप में पूजा जाता था। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि उपयुक्त छल्ले योनियों के रूप में पूजे जाते रहे होंगे। सिंधु सभ्यता कालीन लिंग योनि की पूजा इस काल में भी प्रचलित रही होगी। धौली से एक पत्थर की मूर्ति मिली है जो हाथी की है। रोमिलस थापर ने धौली से प्राप्त जो पत्थर की मूर्ति हाथी की मिली उसे लोक कला में माना है, क्योंकि इसकी जो नक्काशी है वो स्थानीय शिल्पकारों द्वारा की गई थी। क्योंकि ये अनगढ़ सी है, यदि ये स्तंभशीष के जो कारीगर थे उनके द्वारा बनाई गई होती तो ये ज़्यादा क्राफ्टिंग लिए हुए होती या शिल्प लिए हुए होती, लेकिन ये स्थानीय शिल्पकारों द्वारा बनाई गई थी, इसलिए इसमें ज़्यादा हमें हाथों की सफाई देखने को नहीं मिलती है। इसी तरह मृण मूर्तियाँ हमें पटना, वैशाली, पेशावर, सारनाथ से अनेक प्रकार की मौर्यकालीन मृण मूर्तियाँ पाई गई हैं। लोक कला व लोकप्रिय कला के संरक्षक जो थे, ये स्थानीय जो प्रांतपति होते थे या धनी नागरिक होते थे, वे लोक कला के संरक्षक माने जाते हैं। लोक कला कलाकारों की रुचि को तो प्रदर्शित करती ही थी, साथ ही तत्कालीन आवश्यकताओं की पूर्ति का भी ये साधन मानी जाती थी। तो इस प्रकार हमने देखा कि मौर्यकालीन कला के अंतर्गत लोक कला किस प्रकार से कार्य करती थी। थैंक यू।